इलास्टिक हिस्टैरिसीस समझते हैं। देखो, जब ये एक एक्सपेरिमेंट है, बेसिकली क्या होता है कि एक रबर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया और रबर की एक मोटी सी वायर ली, बहुत मोटी वायर टांग दी, रबर बैंड नहीं, वो लगा दिया रबर बैंड, वो रबर बैंड नहीं, उसके क्या एक्सपेरिमेंट करोगे, मोटी रबर लो, पूरी वायर लो और उसको सीलिंग से टांग दो, फिर उसे क्या करो, लोड करो, फिर अनलोड करो, भार लगाओ, उसको खींचो, छोड़ दो, भार हटा दो, वो छोटी हो जाएगी, फिर खींचो, छोड़ दो, फिर छोटी हो जाएगी, फिर खींचो, छोड़ दो, छोटी हो जाएगी, ये करते रहो। आपको क्या ये कैसा खेल है यार, बहुत बड़ा खेल है ये। देखो हुआ क्या, इससे क्या हुआ, आप उस रबर जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका ग्राफ प्लॉट करो स्ट्रेस और स्ट्रेन का। तो आप ले लेना कोई वैसे तो कंप्यूटराइज मशीन लगी होती हैं, बट फिर भी अगर आप मैथमेटिकल करो तो आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट किया। आपने ये ऑब्जर्व किया कि जब आपने स्ट्रेस अप्लाई किया तो कुछ स्ट्रेन आया, मान लो ये स्ट्रेन आया, आपने एरो जाता हुआ देखना है अभी, क्योंकि अभी मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक्सपैंड कर रहा हूं। तो स्ट्रेस के बदले में स्ट्रेन आया, स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट करता गया, यहां पर आ गया और फिर रुक गया कि क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रेस लगाना खराब था, लगाना नहीं चाहिए था। क्यों? रबर बैंड को इतना ही खींच दोगे तो उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाएगी और अल्टीमेटली प्लास्टिक होता हुआ टूट जाएगा, और मैं तोड़ना नहीं चाहता उसे, मैं अंडर इलास्टिक लिमिट काम करना चाहता हूं। तो इसके बाद मेरे को किसी मना किया और मत खींचना, मैंने छोड़ दिया। अब मैंने कहा ठीक है, मैंने छोड़ दिया, मैंने लोड हटा दिया, मास हटा दिया। अब क्या होगा, रबर बैंड वापस आएगा, वापस आएगा। रबर बैंड जब वापस आएगा तो ऑब्वियसली उसका स्ट्रेन कम होता 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 क्या हो जाएगा, जीरो होगा। लेकिन ये उस रास्ते से वापस नहीं आएगा जिस रास्ते से ये ग्राफ किया था। मतलब जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज एक्सपैंड करते हुई थी, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज कम जो वापस आ रहा है उस टाइम नहीं थी। उसका रीजन क्या था कि मैं तो अपना स्ट्रेस देखो ना कम 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 कर रहा हूं, पर मेरा स्ट्रेन अभी भी इसमें है, क्योंकि जब मैं इसको एक्सपैंड कर रहा था तो स्ट्रेस के बदले में ये स्ट्रेन है, जब मैं कंप्रेस कर रहा हूं तो इस स्ट्रेस के बदले में ये स्ट्रेन है, जब मैं एक्सपैंड कर रहा हूं इस स्ट्रेस के बदले में ये स्ट्रेन है, और मैं एक्सपैंड कर रहा हूं स्ट्रेस के बदले में ये स्ट्रेन है। ये स्ट्रेन राइट होने का मतलब स्ट्रेन ज्यादा है, लेफ्ट होने का मतलब स्ट्रेन कम है। ऐसा क्यों? जब मैं खींचता हूं, देखो जब मैं खींच रहा हूं और जब मैं इसको वापस आने के लिए अलाउ कर रहा हूं, स्ट्रेन डिफरेंट है। देखो खींचना आसान नहीं है, आप उसे खींचो 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 तो स्ट्रेन की वैल्यू, आपको बहुत स्ट्रेस लगाना पड़ता है, आपको बहुत फोर्स लगानी पड़ती है उसको खींचने के लिए, तो बहुत हाई स्ट्रेस लगाना पड़ता है और स्ट्रेन उतना प्रोड्यूस नहीं हो पाता क्योंकि पूरी जान लग जाएगी मोटी रबड़ को खींचने में। तो स्ट्रेन की वैल्यू थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ है, कम होंगे। लेकिन एक बार रबर बैंड खुल गई, आपने स्ट्रेस को क्या करना है, कम ही तो करना है। आप वेट हटा दो, अपना हाथ हटा दो, हो गया कम। प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं करना, तो रबर बैंड अपने आप ही वापस आएगा। और उसमें रबर बैंड एकदम वापस नहीं आएगा, इट इज नॉट अ स्प्रिंग। स्प्रिंग थोड़ी ना ये खींचा और आ गया, रबर बैंड खींचा रहेगा, धीरे 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 वापस आएगा, इट विल टेक टाइम। तो देखो स्ट्रेन थोड़ा बाद में आएगा, बाद में जीरो होगा। तो जो मैंने स्ट्रेन एकदम प्रोड्यूस किया, जितनी जल्दी प्रोड्यूस किया, रबर बैंड उतनी जल्दी से वापस नहीं आ रहा, स्ट्रेन धीरे 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 कम होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ? तो अब ऐसे देख लो, रबर बैंड खींच के देख लो, बहुत इलास्टिक मटेरियल खींचो और आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से वापस आता है, एकदम वापस नहीं आता। तो यानी कि देयर इज अ डिफरेंस, जाने का और आने का ग्राफ, यानी कि एक्सपेंशन का और कंप्रेशन का ग्राफ डिफरेंट है। तो ये ग्राफ ऐसा बना, ये मैं आपको इसके डिस्कशन से पहले की स्टोरी बता रहा हूं कि ऐसा किसी ने किया होगा। आपकी एनसीईआरटी कहती है ऐसा तो हो गया होगा और किसी ने ये ग्राफ हमें बता दिया, डिस्कस नहीं करती, वो कह रहे ये ग्राफ है, पर मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा। तो इस प्रोसेस में आप स्ट्रेस, अब देखो रबर बैंड को एक्सपैंड करने के लिए आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, आप स्ट्रेस जीरो करेंगे, स्ट्रेन थोड़ी देर में जीरो होगा, आप फिर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, आप स्ट्रेस को जीरो कर देंगे, स्ट्रेन बाद में जीरो होगा। पूरे प्रोसेस में स्ट्रेन पीछे चल रहा है, स्ट्रेस आगे चल रहा है। स्ट्रेस ज्यादा करते हो, स्ट्रेन बाद में प्रोड्यूस होता है, फिर स्ट्रेस जीरो कर देते हो, स्ट्रेन बाद में जीरो होता है। तो स्ट्रेन का पीछे रहना स्ट्रेस से, स्ट्रेन का स्लो होना, थोड़ा लेट जीरो होना स्ट्रेस से, इज नोन एज हिस्टैरिसीस। तो इलास्टिक हिस्टैरिसीस बोलते हैं इसे। ठीक है, ये कहानी तो मैंने आपको अपनी तरफ से बताई कि ऐसा होता है, किताब में नहीं गिवन ये,
लेकिन अब किताब में क्या गिवन है, क्वेश्चन क्या आता है, वो इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग तो बहुत तेज वापस आ जाता है यार, इलास्टिक मटेरियल्स इतने तेज नहीं होते यार, स्प्रिंग बहुत तेज होता है। स्प्रिंग तो यार एकदम खींच और देख हाथ पे आगे लगता है, इलास्टिक रबर खींचेगा तो हाथ पे कैसे लगेगा। हाँ होती हैं, पर हम क्योंकि यहाँ स्प्रिंग डिस्कस नहीं कर रहे ना, तो हम तो मटेरियल हर जगह। अब मैं घर बनाऊंगा तो मैं ये नहीं कहता मैंने स्प्रिंग लगाए हैं, है ना, मेरे घर स्टील से बना है, तो बहुत डिफरेंस है स्टील और उसमें, है ना। तो इलास्टिक मटेरियल्स का पर्पस कुछ और है, स्प्रिंग का पर्पस ही कुछ और है, ऐसे है। हाँ है दोनों इलास्टिक, उसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अभी क्या है, अब असली चीज़ क्या है, अब ध्यान आगे, असली चीज़ है, अब अंडरलाइन करना है आपने। तो मैंने स्प्रिंग को लोड अनलोड किया, ये ग्राफ बनाया, एरिया अंडर द कर्व ओ ए बी, ये देख रहे हो ओ ए बी, और इसके अंडर एरिया क्या बनेगा, ये एरिया बनेगा। ये अगर आप एरिया कैलकुलेट करें तो ये आपको क्या देगा, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। अंडरलाइन कर लो, किसी भी इलास्टिक हिस्टैरिसीस के अंडर एरिया आपको क्या देगा, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम देगा। तो ये शेडेड एरिया इज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम जब आपने रबर बैंड को क्या किया, एक्सपैंड। और ये देख रहे हो, ये एरिया इज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम जब आपने इसको क्या किया, कंप्रेस। एक्सपेंशन और कंप्रेशन के वर्क डन नेगेटिव होते हैं, जैसे आपने पीवी डायग्राम किया होगा थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में, एक्सपेंशन कंप्रेशन, नेट वर्क डन क्या माना जाएगा इसमें, एरिया अंडर दी कर्व। इसके अंदर का एरिया आपको नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम देगा। तो ये सारी कहानी के बाद असली चीज क्वेश्चन ये आता है कि आपने किसी भी रबर बैंड को एक्सपैंड और कंप्रेस किया, लोड अनलोड किया, तो आपने उसका हिस्टैरिसीस किया। हिस्टैरिसीस का मतलब रबर बैंड का लोड करना, अनलोड करना, लोड करना, अनलोड करना, बार बार ऐसा करना, हिस्टैरिसीस। तो इसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व ऐसा प्लॉट हो गया। इसके अंदर जो शेडेड एरिया है, अंडरलाइन करो, गिव्स एनर्जी लॉस्ट एज हीट, अंडरलाइन। तो इसके अंदर शेडेड एरिया क्या देगा, एनर्जी लॉस्ट एज हीट। अगर आप रबर बैंड को बहुत ज्यादा लोड अनलोड करेंगे तो रबर बैंड गर्म हो जाएगा, हीट हो जाता है रबर बैंड। कोई भी टायर देख लो गाड़ी के, वो गर्म हो जाता है। कोई भी चीज रबर बैंड को बार बार करो, हो जाएगा। आप कुछ ना करो यार, आप कॉपर की तार लेके ना गोल गोल घुमाते रहो, टूटेगी नहीं। अगर वो टूट नहीं रही ना, गोल गोल घुमाए जा रहे हो, वो भी गर्म हो जाएगी। कोई भी वायर को अगर आप बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ते हो तो गर्म हो जाती है वो। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, रबर बैंड में हीट लॉस हो जाएगा और वो गर्म हो जाएगी। अब रिजल्ट ये है कि जितना बड़ा लूप का एरिया बनेगा उतना वो ज्यादा गर्म होगा, उतना एनर्जी लॉस उसमें ज्यादा है। तो अब होगा क्या, आपने एक टायर की फैक्ट्री खोलनी है, मैं टायर बनाऊंगा, एमआरएफ के टक्कर में लेके आएंगे हम भी टायर, हमारा भी शेयर होगा। रबर परचेज करनी है, आ गई, बाकी कंट्री से रबर आ रही है, इंडिया भी रबर प्रोड्यूस कर रहा है। अब क्या होगा, कोई भी रबर ले लोगे, क्या फर्क पड़ता है, डिजाइन ठीक करना है टायर का। रबर की क्वालिटी भी तो होती होगी, कोई टायर 10,000 का बिक रहा है, कोई 50 का भी बिक रहा है, कुछ तो फर्क होता ही होगा। तो रबर जब आप परचेज कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आ रही है रबर के साथ हिस्टैरिसीस की, उसमें ये देखा जा रहा है कि 3 किस्म की रबर थी और वो लैब में टेस्ट होके आई हुई है। और पहली ए नंबर रबर के अंदर हिस्टैरिसीस का लूप में एरिया बहुत ज़्यादा है और किसी का कम है और किसी का बहुत कम है। तो आप जो परचेज करोगे जिसमें बहुत कम है वो परचेज करोगे, क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस कम है। तो क्यों एनर्जी लॉस करोगे, एनर्जी लॉस तो आपको नहीं करना। तो इस तरीके से रबर की जो इंडस्ट्री है उसको बहुत यूज़ करती है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये ग्राफ देखते ही बता देते हैं कि इसका मतलब क्या है। टेस्ट करने की भी जरूरत, टेस्ट होके आ रखी है, इसका हिस्टैरिसीस लूप बता देता है कि इसका क्या कंसिक्वेंस होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इसमें लिखा भी हुआ है इसमें कि कार्स ऑफ टायर आर मेड विद सिंथेटिक रबर हैविंग स्मॉल एरिया हिस्टैरिसीस लूप। तो जो हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे टायर बनाने के लिए जिसमें हिस्टैरिसीस लूप का एरिया काफी ज्यादा कम हो, ताकि एनर्जी लॉस कम हो। ये क्या इंडस्ट्री है मुझे पता नहीं, ये क्या करती है, मुझे इतना पता लग रहा है इसमें पढ़ते हुए कि पैडिंग ऑफ vulcanized rubber having large area hysteresis loop is used in shock absorber between the vibrating system and the flat board. As the rubber is compressed and released during each vibration, it dissipates a large amount of vibrational energy. पता नहीं कौन सी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, इतना पता है कि रबर के पैड्स हैं, कहीं ना कहीं रबर के पैड्स क्या हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं। हमें एक ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जहाँ कंप्रेस होने से उसकी एनर्जी रिलीज हो। एनर्जी रिलीज वाइब्रेशन एनर्जी को चाहिए, मतलब कोई एटम्स को आपने वाइब्रेट करवाना है तो आप चाहते हो कि वहां पर एनर्जी ज्यादा हो, रिलीज हो, तो आप ऐसी रबर लगाएंगे वहां पर जहां एरिया ज्यादा होगा, कुछ ऐसा।
कहने का मतलब रबर के इंडस्ट्री के अंदर ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ये पता होना चाहिए।